हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम बात करने वाले हैं बुक वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बुक वैल्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा। इसके बाद बुक वैल्यू को हम एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे। ज़्यादातर लोग बुक वैल्यू का डेफिनेशन देख लेते हैं, लेकिन बुक वैल्यू को डीपली अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियों की बुक वैल्यू बहुत ही कम नज़र आती है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और जब हम प्राइस टू बुक रेशियो निकालते हैं तो कुछ कंपनियों का प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ही ज़्यादा निकल के आता है, जबकि कुछ कंपनियों का प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ही कम निकल के आता है। तो हमें यही चीज़ का एनालिसिस करना है कि किस तरह से आप बुक वैल्यू को एनालाइज कर सकते हैं और उसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देख ले तो बुक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी के पास जो भी शेयर होल्डर्स फंड है, मतलब कि शेयर होल्डर के पैसे से जो भी एसेट परचेस किए, वो पूरा बुक वैल्यू है। मतलब कि कंपनी अगर कल को उठ भी जाती है तो वो अपना सारा अगर डेट चुका देती है, उसके बाद जो भी फंड बचता है वो सारा फंड होगा कंपनी का बुक वैल्यू। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कंपनी ने जो प्राइस पे बैलेंस शीट के अंदर एंट्री की है वही प्राइस पे सारी एसेट बिक जाए। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि ये सारी जो एसेट है वो बहुत ही नीचे दाम पे बिके, या फिर कंपनी की जो एसेट है वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू की हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के पास कुछ लैंड है, तो लैंड का जो प्राइस होगा वो बैलेंस शीट के अंदर जिस टाइम पे वो लैंड परचेज किए उस टाइम की एंट्री होगी, लेकिन अगर आज की डेट में उस लैंड का हम प्राइस देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होगा, तो वहाँ पे बुक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा निकल के आती है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू जो है ये पर शेयर बुक वैल्यू है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर है टोटल है 554। हम HDFC बैंक के केस में देखते हैं, तो अगर हम ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो फिगर निकल के आता है वो फिगर आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। जो ये वाला फिगर है 2,09,000 प्लस 500, तो ये दोनों का समेशन करेंगे तो आपको कंपनी का टोटल बुक वैल्यू मिलेगा, और उसको डिवाइडेड बाय करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको पर शेयर बुक वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे बैलेंस शीट का मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे मैंने बैलेंस शीट एंड बाकी सारी चीज़ों पे काफ़ी सारे वीडियो बनाए, जैसे बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट और बाकी फाइनेंशियल रेशियो के ऊपर भी वीडियो बनाया है। तो आपको अगर एक ओवरव्यू चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डीपली एनालाइज करेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू का जो मतलब है वो एक्चुअल में क्या बन के आता है, और उससे हम कंपनी का वैल्यूएशन भी निकालेंगे। तो इस वीडियो में एक बार हम बैलेंस शीट का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है, इसका मतलब है कि कंपनी के पास शेयर होल्डर फंड कितना है प्लस कंपनी ने उधार पे कितने पैसे लिए हैं। तो यहाँ पे जो पहले दो कॉलम है वो शेयर होल्डर फंड है, दूसरा है बैंक से लोन लिया हुआ पैसा, एंड तीसरा है कि कुछ लायबिलिटी ऐसी है जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे कुछ माल उधार पे लिया है तो कंपनी को चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह की लायबिलिटी यहाँ पे आती है। अगर हम एसेट की बात करें तो कंपनी के पास फिक्स एसेट होती है एंड इन्वेस्टमेंट होते हैं, एंड कुछ करंट एसेट्स होती है। तो कंपनी का यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 5,000 करोड़ का है, और बाकी आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट है 4 लाख करोड़ का। अब यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि यहाँ पे ये जो कंपनी है वो बैंक है, तो बैंक के पास जो फिक्स एसेट होगी वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि कंपनी को कुछ ऑफिस चाहिए और वो भी रेंट पे लिए होते हैं। तो जनरली ये जो एसेट है वो बहुत ही कम रहती है। अब बैंकों के पास जो मेन एसेट्स होती है वो होती है कैश मनी। अब यहाँ पे कैश मनी हम देखेंगे तो ज़्यादातर पैसे कंपनी ने लोन के तौर पे दिए होते हैं, और उसी पैसे से लोग डिपॉजिट करवाते हैं और वापस से कंपनी वही पैसे लोन पे देते हैं। तो यहाँ पे जो बैंक के पास अमाउंट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो यहाँ पे HDFC बैंक की जो बैलेंस शीट है वो 18 लाख करोड़ रुपए की है। अब यहाँ पे हम अदर एसेट में इसको एक्सपांड कर ले तो कैश इक्विवेलेंट में आप देखेंगे तो कंपनी का 1,21,000 करोड़ रुपए RBI के पास कैश रिजर्व पड़ा है, मतलब कि लिक्विड अमाउंट है। तो ये जो लिक्विड अमाउंट है वो अपने बुक वैल्यू से लगभग आधी है, मतलब कि कंपनी के जो बुक वैल्यू में दिख रही है उसमें से आधी तो कंपनी के पास लिक्विड अमाउंट पड़ी है, और बाकी की जो अमाउंट है वो कंपनी ने लोन के तौर पे अपने कस्टमर्स को दी हुई है। तो यहाँ से हमें कंपनी की बुक वैल्यू का एक बेसिक फंडामेंटल समझ में आ रहा है। अब ये जो बुक वैल्यू है वो डिफरेंट कंपनी के लिए डिफरेंट होती है। तो वो समझने के लिए सबसे पहले हम ऊपर चले जाते हैं स्क्रीन में, और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू स्क्रीन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं प्राइस टू बुक एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू अगर इसमें ग्रेटर देन 50 करेंगे और रन दिस क्वेरी करेंगे तो जो कंपनी की बुक वैल्यू उसकी प्राइस के कंपैरिजन में 50वें भाग की है, मतलब कि कंपनी के पास जितनी एसेट है उससे 50 गुना कंपनी की प्राइस अभी करंट मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से चल रही है। तो ऐसी हमें यहाँ पे टोटल 30 कंपनी दिखा रही है। तो सबसे पहले हमें नेस्ले इंडिया दिखा रही है कि जिसका करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 82 है। तो यहाँ पे हमें पहली नज़र में तो ऐसा दिखेगा कि जो बुक वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि कंपनी की जो एसेट है उसके कंपैरिजन में हम 82 टाइम इसको प्राइस चुका रहे हैं। 2 गुना 4 गुना हो तो ठीक है,
लेकिन यहाँ पे तो 82 टाइम है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा पहली नज़र में हमें दिखता है। लेकिन एक सिमिलर कंपनी देखे हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो यहाँ पे मैं एक बार टाइप कर लेता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो लगभग 12 के आसपास है। अब ये दोनों कंपनी लगभग सिमिलर है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर की बुक वैल्यू अगर हम थोड़े टाइम पहले देखते तो इसकी भी प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 66 के आसपास चल रही थी। तो यहाँ पे एक यूनिक केस है, हम देख लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में मार्च 2002 में आप देखेंगे तो कंपनी की जो बुक वैल्यू थी वो लगभग 8200 करोड़ की थी, और मार्च 2020 में आप बुक वैल्यू देखेंगे तो जो लगभग है 47,600 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बुक वैल्यू बढ़ क्यों गई? तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ एसेट परचेज किए, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में इतनी ज़्यादा जो अमाउंट बढ़ गई है उसका हम रीज़न देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि HUL ने हॉर्लिक्स को एक्वायर कर लिया था, जो कि ग्लेक्सोस्मिथ कंपनी की एक प्रोडक्ट थी। तो ये जो ब्रांड थी उसको कंपनी ने लगभग 31,700 करोड़ की प्राइस पे एक्वायर किया था। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो कोई कंपनी ने कैश में नहीं चुकाई, लेकिन इसके बदले में कंपनी ने कुछ शेयर इस कंपनी को दे दिए थे। तो यहाँ पे कंपनी ने जो शेयर प्रोवाइड किए थे वो आप नीचे देख सकते हैं कि लगभग 5.7% के शेयर कंपनी को दे दिए थे। अब कंपनी का उस टाइम पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 5.56 लाख करोड़ का था। अगर 5.56 लाख करोड़ का हम 5.7% निकालेंगे तो जो लगभग बन के आता है 41,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने जो ब्रांड एक्वायर की तो वो ब्रांड की जो भी वैल्यू थी वो डायरेक्टली एसेट में आ गई। तो 41,000 करोड़ डायरेक्टली यहाँ पे एसेट में आ गए, और एसेट में यहाँ पे ऐड हुए और ये डायरेक्टली आ गए रिजर्व्स में। ठीक है, अब कंपनी ने ना तो यहाँ पे कोई कैश चुकाया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शेयर कैपिटल 216 था वो 235 हो गए, मतलब कि कंपनी ने नए शेयर इश्यू किए थे, और इसी वजह से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उसके शेयर डाइल्यूट हो गए थे। तो यहाँ पे आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं कि कंपनी के जो शेयर्स थे वो 67.2% प्रमोटर के पास थे, उसमें से प्रमोटर के पास 61.9% शेयर ही बचे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, यहाँ पे जो 67.18% शेयर थे उसकी जगह पे 61.9% शेयर बच गए। अब यहाँ पे हमारे लिए देखने वाली बात यह है कि एक सिर्फ हॉर्लिक ब्रांड की वैल्यूएशन 31,000 करोड़ निकल के आई। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास इतनी सारी ब्रांड्स है, जैसे एक्स, बूस्ट और बाकी सारी ब्रांड्स आप देख सकते हैं। तो हॉर्लिक्स अभी अभी ऐड हुई है, उसके अलावा नोर है, लाइफबॉय है, लिप्टन है, तो ये काफ़ी फेमस ब्रांड है। बाकी पेप्सोडेंट है, व्हील, रेक्सोना, सनसिल्क, वेसेलिन, तो आपने ये सारी ब्रांड के बारे में सुना ही होगा। अगर कंपनी इंडिविजुअल इस ब्रांड की वैल्यूएशन सिर्फ निकालेंगे तो ये जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जब स्टार्टिंग किया होगा तब उसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, और कंपनी ने कुछ एडवर्टाइज पे एक्सपेंसेस किए होंगे, तो वो एक्सपेंसेस कंपनी के एक्सपेंसेस में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो एसेट में नहीं दिखाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो वैल्यूएशन है वो हमें रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो पहले प्राइस टू बुक वैल्यू था वो 66 का था, जो अभी कम होकर 11 हो गए, क्योंकि जब नई ब्रांड एक्वायर की तो वहाँ पे बहुत सारा अमाउंट कैश रिजर्व में ऐड हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 11 होगी। तो यहाँ पे हम 204 रुपये की जो बुक वैल्यू देख रहे हैं, अगर हम एक्चुअल में इसके ब्रांड वैल्यू निकालेंगे तो ये जो बुक वैल्यू है वो कहीं ना कहीं करंट प्राइस से मैच कर जाएगी। तो जब भी हम बहुत ही ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तब हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वो कौन सी कंपनी है, क्योंकि वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि बुक वैल्यू कितनी होगी। तो ये तो हो गई FMCG कंपनी की बात। एक बार हम बैंकिंग सेक्टर में देख लेते हैं, HDFC बैंक, और HDFC बैंक करेंगे तो यहाँ पे पीयर कंपनी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं बैंक ले लेता हूँ, तो ये सारी बैंक आ गई। तो बैंक पे मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ, तो सारी कंपनी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे अरेंज होगी। तो सबसे ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो है फिनो पेमेंट बैंक की, और बाकी सारी बैंक की देखेंगे तो वो लगभग 4 से लेकर 2 के आसपास है। अगर हम नीचे थोड़े चले जाते हैं तो यहाँ पे आप पंजाब नेशनल बैंक देख सकते हैं, जिसकी प्राइस टू बुक वैल्यू ओनली 48 है, जिसकी प्राइस टू बुक वैल्यू ओनली 0.48 है। तो हम एक बार ये कंपनी का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो 84 पर शेयर की है, और कंपनी की जो करंट प्राइस चल रही है वो 40 की चल रही है। अब यहाँ पे हम एक बार बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी का जो टोटल बुक वैल्यू है वो है 92,000 करोड़ का, और यहाँ पे अगर हम अदर एसेट में बात करें तो कंपनी के पास जो कैश रिजर्व पड़ा है वो 1,13,000 करोड़ का पड़ा है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ जो डिपॉजिट लिए कस्टमर से उस डिपॉजिट को हमें चुकाना भी है, ठीक है, तो उसको अगर प्लस माइनस करेंगे तो फाइनली ये रुपये बच जाते हैं।
तो यहाँ पे कंपनी के पास जो बुक वैल्यू है वो प्योर लिक्विड अमाउंट में है, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी को क्या करना है कि जिसको लोन दिया है वो लोन को रिकवर करना है और सिर्फ ये लोन को जिसके पास से डिपॉजिट लिया है उसको वापस से दे देना है। अगर कंपनी बिजनेस बंद भी करती है तो फिर भी कंपनी के पास प्योरली 92,000 करोड़ का प्योर कैश बचता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो एसेट्स है वो एसेट है, इन्वेस्टमेंट है प्लस लोन है। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो लोन के तौर पे दिया है। तो अगर हम 1,13,000 ये 12.5 लाख करोड़ में से निकाल देते हैं तो लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपीज़ का लोन दिया है। और कंपनी का करंट जो एनपीए है वो लगभग 5.2% का है, ठीक है। तो कंपनी का जो लोन है वो 11.5 लाख करोड़ का है। अगर हम इसका 5.2% निकालते हैं तो जो बन के आता है लगभग 55,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। अब 55,000 करोड़ कंपनी अपने कैश रिजर्व में से चुका देती है तो भी कंपनी के पास 57,000 करोड़ का नेट कैश इक्विवेलेंट बच जाता है। तो अगर हम 57,000 करोड़ के हिसाब से भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है वो ओनली 44,000 करोड़ का है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन है उससे काफ़ी नीचे ये ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़ के जो बोलते हैं कि हमें इंट्रिंसिक वैल्यू पे कंपनी को पिकअप करना चाहिए और इसके अंदर सेफ्टी ऑफ मार्जिन रखना चाहिए। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में ये क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। अब ये तो बैंक का केस था इसीलिए हमें इजीली यहाँ पे बुक वैल्यू मिल गई। लेकिन इसकी जगह पे अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें जैसे आईटी कंपनी का देखते हैं तो एक बार मैं टीसीएस का एग्जांपल लेता हूँ। तो टीसीएस का जो बुक वैल्यू है वो 262 है और कंपनी का करंट प्राइस है वो 3,400 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 13 टाइम है। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो कंपनी की जो एसेट है उसमें सबसे पहले तो बिल्डिंग्स होगी, फिर कंपनी के पास कुछ कंप्यूटर्स हो गए, तो ये इसकी होगी एसेट्स। और दूसरी जो भी एसेट्स है जो इनटेंजिबल होगी जैसे कि कंपनी के पास कुछ सॉफ्टवेयर हो गए और कंपनी के पास जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे आईटी कंपनी के लिए सबसे बड़ी जो एसेट है वो एम्प्लॉय है। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करने जाए और बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो कहीं पे भी आपको बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इसकी कुछ वैल्यूएशन हम निकाल नहीं सकते। अगर एम्प्लॉय का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है तो वो भी कंपनी के लिए एसेट है और इसका अगर हम वैल्यूएशन निकालते हैं तो कहीं ना कहीं बुक वैल्यू कंपनी की बढ़ जाती है। तो आईटी कंपनी के केस में हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। प्लस कंपनी ने जो भी कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किए तो वो डेवलप करने में कंपनी को कुछ एम्प्लॉय को अपना सैलरी देना पड़ा होगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी कॉस्टिंग नहीं लगा होगा। और वह जो सॉफ्टवेयर है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में हो सकती है तो उस हिसाब से भी देखें तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी बहुत ही ज़्यादा निकल के आ सकती है। तो हमने यहाँ पे आईटी सेक्टर की बात की, बैंकिंग सेक्टर की बात की, एफएमसीजी की बात की। अगर हम स्टील सेक्टर की बात करें तो जैसे टाटा स्टील का देखते हैं तो टाटा स्टील का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो लगभग 1.57 के आसपास है। तो कंपनी का यहाँ पे बुक वैल्यू 760 है और करंट प्राइस चल रहा है लगभग 1200 के आसपास। तो यहाँ पे टाटा स्टील है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करती है, रॉ मटेरियल मंगवाती है और उसमें से स्टील की अलग अलग प्रोडक्ट बना के वो मार्केट में बेचती है। तो यहाँ पे कंपनी का जो मेन एसेट है उसमें कंपनी की मशीनरी आएगी। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर पोर्शन है वो कंपनी की मशीनरी का होगा जिसके अंदर धीरे धीरे डेप्रिसिएशन भी होता रहता है। प्लस कंपनी की ब्रांड इमेज, प्लस उसके जो कस्टमर है, प्लस उसका जो कोलैबोरेशन हुआ होगा अपने सप्लायर के साथ प्लस अपने कस्टमर के साथ। तो ये जो कस्टमर एंड सप्लायर है पूरा नेटवर्क बना है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी कुछ वैल्यूएशन निकल के आता है। तो यहाँ पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू 1.57 है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होता है। फाइनली हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर कंपनी का बुक वैल्यू 1 से कम है तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अगर कंपनी का बुक वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ओवर प्राइस है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कंपनी की कुछ ऐसी एसेट्स है जो हम बैलेंस शीट के अंदर दिखा नहीं सकते, लेकिन अगर उसका हम एक्चुअल वैल्यूएशन निकालेंगे तो जो बहुत ही ज़्यादा निकल के आता है। और एक पॉइंट है कि कुछ कंपनी ऐसी है कि जिसके पास बहुत ही सारी लैंड होगी, जैसे कि कुछ शुगर कंपनी है या फिर कुछ स्टील कंपनी है जैसे ओएनजीसी हो गई। तो ऐसी सारी जो पीएसयू कंपनी है, ये पीएसयू कंपनी के पास बहुत ही सारी लैंड है। तो अगर वो लैंड की अगर हम वैल्यूएशन निकालेंगे करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से तो उसकी जो बुक वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा हाई निकल के आ सकती है। तो अगर हम उसका वैल्यूएशन निकालेंगे तो उसका वैल्यूएशन भी बहुत ही ज़्यादा हाई निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आता है
कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस टू बुक वैल्यू वाली कंपनी बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस है, ऐसा जनरली कंक्लूजन निकलता है, लेकिन ये कंक्लूजन कहीं ना कहीं गलत है। और बैंकिंग सेक्टर के केस में भी देखें तो HDFC बैंक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू था वो लगभग 4 के आसपास था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी है वो अपने जो लिक्विड एसेट है उससे 4 गुना पे ट्रेड कर रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर का जो बिजनेस है वो बहुत ही मलाई वाला बिजनेस है और जो HDFC बैंक है उसका NPA ओनली 1% के आसपास ही रहता है, तो ये जो 4 का जो बुक वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 1-2 साल में रिकवर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 4 का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी जस्टिफाइड है। और अगर सामने की ओर अगर हम PNB बैंक जैसी बैंक का देखेंगे तो उसका NPA 5 से ज़्यादा होता है, तो कंपनी का जो टोटल डेट टू इक्विटी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो 5% का नेट NPA भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 1 से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरे इसी तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।